9 अप्रैल 2018 को ओहायो के छोटे से शहर वर्ड्सवर्थ में पुलिस को एक चिंतित परिवार से कॉल प्राप्त हुई। पुलिस, वर्ड्सवर्थ पुलिस, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? हावर्ड लेर, मैं हावर्ड लेर बोल रहा हूँ। मेरी चाची पेज स्ट्रीट पर रहती है। हमारा एक दोस्त कल उनका हालचाल लेने गया था, लेकिन वो उसे नहीं मिली। पुलिस, ठीक है। आपने कहा कि पिछले 3 दिनों से उनके दरवाजे पर अखबार पड़े हैं। हावर्ड लेर, हाँ। पुलिस, उनका नाम क्या है? हावर्ड, मार्गरेट डगलस। मार्गरेट डगलस 98 वर्ष की हैं। उनके रिश्तेदार इस बात से चिंतित थे कि उन्हें पिछले 3 दिनों से किसी ने नहीं देखा है। इस उम्र में गिरना या किसी स्वास्थ्य समस्या का सामना करना सामान्य चिंता का विषय है, लेकिन जब वे अपने घर के अंदर भी नहीं मिली तो ये गंभीर मामला बन जाता है। हावर्ड, हमें नहीं पता कि वो कहाँ पर हैं। वो 98 ईयर की हैं और घर पर अकेली रहती हैं। पुलिस, वो घर पर अकेली रहती हैं। हावर्ड, हाँ, और वो कहीं बाहर भी नहीं जाती हैं। अब सवाल उठता है कि मार्गरेट कहाँ पर है, उनके साथ क्या हुआ और इस ओहायो के किशोर का उनसे क्या संबंध है। यह मार्गरेट डगलस के दुखद अंत की कहानी है। वर्ड्सवर्थ एक छोटा सा उपनगर है जो ओहायो का एक शहर है। इसके अपराध दर अमेरिका के सभी शहरों के औसतन के बराबर है, जिसमें 663 में से एक व्यक्ति के साथ हिंसक अपराध होता है। आमतौर पर कोई नहीं सोचता कि 663 में से वो एक होगा, खासकर एक बुजुर्ग व्यक्ति जो ज़्यादातर अपने घर तक ही सीमित रहता है। लेकिन जब मार्गरेट डगलस लापता हो गई तो उसके परिवार वालों को बहुत बुरा लगा। वर्तमान पुलिस ने 98 साल की उम्र में उनकी तलाश भी शुरू की। उन्हें एक कमजोर व्यक्ति माना गया। उन्होंने पहले उनके घर की तलाशी दी, क्योंकि हो सकता है कि वो अपने घर पर ही कहीं गिर गई हो। उम्मीद थी कि कुछ मिलेगा, लेकिन जब कुछ भी नहीं मिला, फिर पुलिस ने उनकी खोज को व्यापक रूप दिया और इलाके में खोजबीन की। मार्गरेट को आखिरी बार 5 अप्रैल को उनके घर पर देखा गया था और आखिरी बार उनके दोस्तों और रिश्तेदारों ने उनसे 2 दिन पहले 3 अप्रैल को बात भी की थी। खोज शुरू होने से लगभग 1 सप्ताह बाद तक मार्गरेट की खोज में कोई सफलता नहीं मिली थी। हावर्ड और सिंडी लीजर मार्गरेट के घर मदद करने के लिए पहुंचते हैं। मार्गरेट हावर्ड की चाची थी और उनके अपने कोई बच्चे नहीं थे, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी भतीजी और भतीजे उनके सबसे करीबी रिश्तेदार थे और उनकी देखभाल किया करते थे, जैसे कि वो उनकी माँ हो। वे अपनी चाची की आदतों को जानते थे, जैसे कि जब वो घर से बाहर निकलती है तो अपने साथ क्या सामान ले जाती है, जिसमें एक लाल बटुआ भी शामिल था, जिसमें वो अपने कार्ड, नकदी और कपड़े रखती थी। घर में खोज के दौरान जब हावर्ड ने अलमारी की जांच की तो उसे एक भयानक खोज मिली। अलमारी में कपड़े इधर उधर बिखरे पड़े थे और नीचे मार्गरेट का एक जूता दिखाई दिया। जब उन्होंने करीब जाकर देखा तो पाया कि उनकी आंटी का शव उसी अलमारी में छुपाया गया था। मार्गरेट की लाश एक बहुत छोटे से अलमारी में ठूस कर रखी गई थी। उनका शरीर अजीब ढंग से मुड़ा हुआ था। वे अपने नाइट गाउन में थी जो फटी हुई थी। उनके सर और चेहरे पर चोट के निशान थे और उनकी गर्दन पर भी निशान थे, जो ये सुझाव देता है कि उनका गला घोट दिया गया था। उनके शरीर की स्थिति से पता चलता है कि वो कुछ दिनों से मृत पड़ी थी, जब से उन्हें आखिरी बार देखा गया था। फॉरेंसिक ने अपराध स्थल की जांच की, डीएनए और उंगलियों के निशान लिए, जिसे उन्होंने मार्गरेट के रिश्तेदारों के खिलाफ जांचा ताकि उन्हें खारिज किया जा सके। नमूने उन लोगों से मेल नहीं खाते थे जिन्होंने उसे मार डाला था और इस समय पुलिस को पता नहीं था। इसी बीच पुलिस को चोरी का संदेह हुआ। ऐसा इसलिए था क्योंकि मार्गरेट का लाल रंग का पर्स गायब था। यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि घर में जबरन प्रवेश के कोई संकेत नहीं थे, क्योंकि मार्गरेट आमतौर पर अपने दरवाजे बंद नहीं करती थी। उसे अपने पड़ोसी की सुरक्षा और अपने आसपास रहने वालों पर भरोसा था। वह नहीं जान सकती थी कि कोई उसका फायदा उठाकर उसकी संपत्ति पर आक्रमण करेगा और उसकी जान ले लेगा। घर में एकमात्र अन्य सुराग एक प्लास्टिक का दस्ताना था जो उसके घर के पीछे पाया गया। इससे पता चलता है कि हत्यारे ने अपराध के लिए पहले से ही तैयारी की थी ताकि कोई डीएनए या फिंगरप्रिंट ना छोड़े, लेकिन भागने की जल्दी में यह महत्वपूर्ण सबूत वो गिरा गया। दस्ताने का क्या मतलब था? इसे किसने छोड़ा था? क्या मार्गरेट को निशाना बनाया गया था या उसकी हत्या की गई थी? इन सवालों के जवाब खोजने के लिए जांचकर्ताओं ने उसके परिवार वालों से पूछताछ की। क्या उसके पास कोई पावर ऑफ अटर्नी थी या वसीयत या कुछ ऐसा जिससे किसी को आर्थिक फायदा होगा? इससे पता चलता है कि वो एक शांतिप्रिय मिलनसार महिला थी और उसके साथ ऐसी कोई समस्या नहीं थी। उसमें केवल एक समस्या थी कि वो लोगों से काफ़ी बहस करती थी, जो शायद उसके बुजुर्ग होने के कारण आया था।
तो चलिए थोड़ा और जानें। मार्गरेट डगलस का जन्म 15 सितंबर 1919 को अकान ओहायो में हुआ था। उसकी 2 बहनें और एक भाई था, जिनकी 2008 तक मृत्यु हो गई। वे खुद 20वीं सदी की कई बड़ी घटनाओं से गुजरी थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, चंद्रमा पर उतरना, बर्लिन की दीवार का गिरना उस समय की कुछ घटनाओं में से एक थी। वे शायद ही कभी ओहायो के बाहर जाती थी, लेकिन अकान में ओनिल में एक स्टोर में काम किया करती थी, जिससे उसे बहुत सारे लोगों से मिलने का अवसर भी मिलता था और उसकी मिलनसार स्वभाव के वो अनुकूल भी था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद मार्गरेट ने अपने जीवन के पहले प्यार डोनाल्ड डगलस से शादी की, जो ओहायो मैच कंपनी में काम करते थे। वे बर्थ में उस समय घर में चले गए थे, जिसमें मार्गरेट अगले 70 साल तक रही। और हालांकि उनके कोई बच्चे नहीं थे, लेकिन वे अपने जीवन से संतुष्ट थे। डोनाल्ड की मृत्यु 2000 में हो गई थी, लेकिन मार्गरेट ने उनके साझा घर पर रहना चुना, क्योंकि ये एक दोस्ताना समुदाय में स्थित था, जो उसके लिए अच्छी यादें रखता था। वे अपने पड़ोसियों के साथ घनिष्ठ थे, जो उसकी उम्र बढ़ने और अधिक कमजोर होने पर उसका ख्याल रखते थे, जिसमें डेविड क्लिंकनबर्ग नामक एक व्यक्ति भी शामिल था, जो सप्ताह में 2 बार उसका हालचाल पूछता था, और वे पड़ोस के सभी बच्चों को जानती थी। हावर्ड और सिंडी उसके लिए किराने की खरीदारी करते थे, क्योंकि वो अपने घर तक ही सीमित हो गई थी और वह खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने के लिए इस सहायता नेटवर्क पर निर्भर थी। उसे कभी भी यह संदेह नहीं था कि कोई जानबूझकर उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करेगा। यह एक ऐसा अपराध था जो इस उपनगर में दिल में हुआ था और हर कोई इसे सुलझाना चाहता था। जब पुलिस उसकी तलाशी ले रही थी, तो पुलिस को एक केस और मिला, जिसमें कार चोरी की एक श्रृंखला का पता लगा, जहाँ छोटी मोटी वस्तुएं और खुले पैसे चोरी हो रहे थे। वे डेविड क्लिनबर्ग से भी बात करना चाहते थे, जो उनकी कॉल का कोई उत्तर भी नहीं दे रहा था। वे तब तक जांच करते रहे जब तक अधिकारियों ने देखा कि कोई मार्गरेट घर पर सिगरेट पी रहा है। यह डेविड क्लिनबर्ग निकला। वह अब उस क्षेत्र में नहीं रहता था, लेकिन वह जानता था कि वहाँ क्या चल रहा है और वह अपनी शौकिया जांच कर रहा था। पुलिस को यह संदिग्ध लगा। उसे ऐसी जानकारी पता थी जिनके बारे में लोगों को जानकारी नहीं थी, जैसे कि मार्गरेट कहाँ मिली थी और उस समय उसने क्या पहना हुआ था। इसलिए 11 अप्रैल को उसने मिलने के 2 दिन बाद वे डेविड को पूछताछ के लिए लाए। उसने कहा कि उसने मार्गरेट को आखिरी बार बुधवार 4 अप्रैल को देखा था, जब वह उसके कचरे के डब्बे को पैकने में मदद करने आया था। उसने कहा कि वह रविवार को फिर से आएगा, लेकिन जब उन्होंने उसके डीएनए का परीक्षण दस्ताने के अंदर मिले डीएनए से किया तो वह मेल नहीं खा रहा था। डेविड हत्यारा नहीं था, वे बस एक चिंतित मित्र था जो जानना चाहता था कि क्या हुआ था। हालांकि पुलिस की अभी भी इस क्षेत्र में कार में सेंधमारे की रिपोर्ट मिल रही थी और एक अपराध विशेष रूप से दिलचस्प था। यह मार्गरेट के शव की खोज से एक दिन पहले 8 अप्रैल को सुबह हुआ था। ये एक कार चोरी थी जो छोटी मोटी सेंधमारे की रिपोर्ट से बहुत अधिक थी और ये मार्गरेट के घर के बहुत करीब हुई थी। पीड़ित एक स्थानीय व्यक्ति था जिसका नाम पॉल था। वे 50 साल का था और वो चर्च में काम करता था और एक परोपकारी नेक इंसान था। और जब उससे पूछा गया तो उसने बताया कि सुबह एक युवक जो 20 साल का भी नहीं था फुटपाथ पर लड़खड़ाते हुए चल रहा था, तो उसने उसकी मदद करने के लिए गाड़ी रोकी और पूछा कि वो उसकी क्या मदद कर सकता है। ये एक बड़ी गलती साबित हुई। जैसे ही पॉल कार से बाहर निकला, युवक ने होश संभाला और ड्राइवर की सीट पर छलांग लगाते हुए बैठ गया और एक झटके में कार लेकर वहां से भाग गया। हालांकि ये कहानी ठीक से नहीं जुड़ रही थी। पुलिस ने पाया कि पॉल की कार चोरी के दक्षिण में बिना किसी नुकसान के छोड़ी गई थी और जब उन्होंने पास में सीसीटीवी फुटेज में देखा तो पॉल की कहानी झूठी निकली। युवक लड़ना नहीं रहा था और पॉल ने इसकी मदद करने के लिए खुद अपनी गाड़ी रोकी थी। वास्तव में उन्होंने उस व्यक्ति से लंबी बात की थी जो यात्री की तरफ खिड़की पर झुका हुआ था। इससे पहले कि व्यक्ति कार में बैठ जाए, कुछ मिनट और बातें हुई। पॉल अचानक कार से बाहर कूद गया और वो व्यक्ति कार लेकर भाग गया। ये एकमात्र किस्सा था जो पॉल की कहानी से मेल खा रहा था, इसलिए उन्होंने फुटेज पॉल को दिखाई। तब यहाँ से पता चला कि वो पुरुषों के साथ हुकअप करने की कोशिश करने के लिए एक ऐप पर था। यही कारण था कि उसने झूठ बोला कि वह युवक से कैसे मिला, क्योंकि उन्होंने ऐप पर ही इसकी व्यवस्था की थी और वो नहीं चाहता था कि इसकी बात चर्च में जाने। उन्होंने पुलिस को बताया कि उस 20 साल के लड़के के साथ वे अपनी कार के अंदर यौन संबंध बनाना चाहता था। तभी अचानक उस लड़के ने पॉल को कार से बाहर निकाल दिया और कार लेकर भाग गया। इस एंगल से भी पुलिस को कुछ नहीं मिला। यह पता लगाने का कोई तरीका नहीं था कि वो युवक कौन था और वह पास में हत्या में शामिल था या नहीं। फिर भी जांचकर्ताओं ने क्षेत्र में छोटे मोटे अपराधों पर ध्यान केंद्रित रखना जारी रखा
और उन्हें 13 अप्रैल की रात को मार्गरेट के शव की खोज के 4 दिन बाद यह मिल भी गया। पुलिस विभाग को मार्गरेट के पड़ोस में 2 युवकों के असामाजिक व्यवहार के बारे में कॉल आई। उन्हें पास के एक निर्माण स्थल पर एक ट्रेलर में सेंध लगाते हुए पाया गया था और अपराधियों में से एक ने वहां अपना फोन भी छोड़ दिया था। यह फोन जयश्री नामक एक युवक का था। जयश्री छोटी मोटी चोरी और कार चोरी में जाना जाता था, लेकिन इस बार वो किसी और चीज में वांटेड था, जैसे कि किसी व्यक्ति की हत्या। जब पुलिस ने उससे पूछताछ की और उसे उसका सेल फोन दिखाया तो उसने अपने निर्माण स्थल पर सेंध मारे की बात स्वीकार कर ली। हालांकि उसने पॉल की कार चोरी में किसी तरह की संलिप्तता से इनकार किया और उसने हत्या की बात भी स्वीकार नहीं की। लेकिन 13 अप्रैल की शाम को लिए गए सीसीटीवी फुटेज में न केवल जयश्री दिखाई दिया बल्कि किसी और को भी दिखाया गया। जब जांचकर्ताओं ने उसे बताया कि उसे मार्गरेट की हत्या में संदेह रखा गया है तो जयश्री दबाव में टूट गया और उसने कबूल किया कि उसका एक साथी था। इस साथी का नाम गेविन था। रैमसे गेविन 17 साल का है, जो मार्च 2000 में पैदा हुआ था। वे 4 लड़कों में दूसरा सबसे बड़ा था। वह हमेशा से ही उपद्रवी रहा था और पिछले 10 वर्षों से काउंसलिंग से भाग रहा था। 10 वर्ष की आयु में उस समय उसके मनोवैज्ञानिक ने नोट किया था कि वो अपने भाई बहनों के पीछे चाकू लेकर भागता है। ये चिंता का विषय था क्योंकि इससे वो खुद या उनको नुकसान पहुंचा सकता था। अब वह 17 साल की आयु में शराब पीने लगा और ड्रग्स का इस्तेमाल भी करता है। उसकी माँ काफ़ी चिंतित रहती है और इसके जीवन को बेहतर बनाने के लिए उसने काफ़ी प्रयास भी किए हैं, लेकिन इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके बाद पुलिस ने गेविन को हिरासत में लिया और उसकी मां को भी लाए। शुरू में उसने छोटी मोटी चोरी की घटनाओं के बारे में पूछताछ में स्वीकारा कि वो चोरी करता है। उसने कार जैकिंग की बात भी स्वीकारी, लेकिन जब उससे मार्गरेट के बारे में पूछा गया तो वो असहज हो गया और उसने अपनी मां को वहां से बाहर जाने के लिए कहा। उसने पुलिस को बताया कि पॉल के साथ यौन संबंध में उसे किसी तरह की दिलचस्पी नहीं थी और वो इस तरह का इंसान भी नहीं है, लेकिन जब उसे कोई ऐसा अवसर मिलता है तो वो उस इंसान को लूट लेता है। यह एक आक्रामक आपराधिक मानसिकता को दर्शाता है। इसके बाद जब जांचकर्ताओं ने मार्गरेट डगलस की हत्या पर ध्यान केंद्रित किया, गेविन ने मार्गरेट की हत्या में शामिल होने से इनकार किया और पुलिस के पास केवल उसकी छोटी मोटी चोरी की घटनाओं का सबूत था, इसलिए उन्होंने उसे उसकी मां के साथ छोड़ भी दिया। लेकिन पुलिस ने गेविन का फोन देखा। उन्होंने उसकी मां को बताया कि शायद गेविन को पॉल जैसे लोगों द्वारा पीड़ित किया गया है, जिससे वो इतना आक्रामक है। लेकिन जब उन्होंने गेविन का फोन चेक किया तो उन्होंने पाया कि गेविन के गूगल सर्च में मार्गरेट डगलस के इसके बारे में खोज की गई है और इससे भी बुरी बात यह थी कि उसके कैमरे रोल में मार्गरेट डगलस की तस्वीरें और वीडियो थी, जो उस रात की थी जब उसकी हत्या हुई थी, 6 अप्रैल शुक्रवार को। यह तस्वीरें तब खींची गई जब मार्गरेट को पता नहीं था कि उसे देखा जा रहा है। फिर गेविन ने उस पर हमला किया। उसने उसे गला घोंटकर मार भी दिया और फिर उसकी सबकी तस्वीरें और वीडियो, जिसमें यौन सामग्री भी थी, उसे शूट की। पुलिस ने गेविन को इस ठोस सबूत के साथ पूछताछ के लिए वापस बुलाया और अब वह अपने किए गए अपराधों से इनकार भी नहीं कर सकता था। उसने मार्गरेट को मारने की बात स्वीकार की, लेकिन दावा किया कि वो उस समय क्या कर रहा था इसका उसके नहीं पता। जब उससे पूछा गया मार्गरेट उस समय सोफे पर थी या फर्श पर, तब गेविन ने विस्तार से बताया कि जब वो जागी और घुसपैठ को देखकर डर गई जो उस समय उसकी तस्वीर ले रहे थे। उसने यह भी बताया कि उसने उसके शरीर को अलमारी में कैसे छिपाया था, उसके ऊपर कपड़े जमा किए ताकि वो ना मिले। यह एक साथ नशे और सदमे जैसा था। उसने कहा एक पल में वह नहीं जानता था और अगले पल में वह ओवरलोड हो गया। जांचकर्ताओं ने उसे खुलासा करने के लिए उकसाया। इससे पहले कि वह एक और बीमार रहस्य प्रकट करे, गेविन ने कहा कि शुरू में उसे नहीं पता था कि वो किस किस घर में है। गेविन ने मार्गरेट के पड़ोस में उसके घर के ठीक कोने में रहकर उसे जाना था। उसने कहा कि वो एक सहायक बच्चा था जो अपने पड़ोसियों की मदद करता था, जिसमें मार्गरेट डगलस भी शामिल थी। हालांकि उसने अपने अपराधों को बचाया और इसके बारे में बहुत सोचा और बुरा महसूस किया। उसने कहा कि अगर मैं इसे वापस ले सकता तो उसे वापस ले लेता, लेकिन गेविन इसे वापस नहीं ले सकता था। गेविन ने स्वीकार किया कि उसने 5 दिन बाद शनिवार को रास्ते पर होते हुए गाड़ी छोड़ दी थी। उसने कहा कि उसे बस कहीं जाना था और उसे परवाह नहीं थी वो क्या कर रहा है। अगर पुलिस ने जयश्री को नहीं पाया होता और जयश्री ने गेविन के बारे में नहीं बताया होता तो गेविन शायद कभी भी न्याय का सामना नहीं करता। दुर्भाग्यवश पुलिस ने एक संभावित सीरियल किलर को उसके ट्रैक में रोक दिया था। गेविन को मार्गरेट डगलस की हत्या से संबंधित अपराध में गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने गेविन को गिरफ्तार किया और उसके घर पर खोजबीन की।
जहां उन्होंने मार्गरेट के पिछवाड़े में मिले दस्ताने के प्रकार के दूसरे दस्ताने को भी पा लिया। मार्गरेट की खोई हुई लाल वॉलेट भी वहां पर मिला। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उन्होंने एक डायरी खोजी जिसमें गेविन ने प्रसिद्ध सीरियल किलर की जीवनी और अपने खुद के हत्या के विचारों का विवरण लिखा था। एक पृष्ठ पर उसने लिखा कि मैं बस किसी पर हमला करना चाहता हूँ और उसे तब तक मारना चाहता हूँ जब तक उसकी सांस ना रुक जाए। मैं सच में किसी की जान लेना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि किसी के शव के साथ खड़ा होना कैसे लगता है। हत्या से 1 साल पहले उसने एक शवगृह में काम करने की कोशिश की थी, संभवतः इस भयानक विचार को पूरा करने के लिए। वह सफल नहीं हुआ और इसलिए उसने सड़कों पर जाकर पीड़ितों की तलाश की। हालांकि वह अभी भी 17 साल का था। गेविन को वयस्क के रूप में एग्रीवेटेड मर्डर, किडनैपिंग और एक शव के दुरुपयोग के आरोप में चार्ज किया गया। अभियोजन ने उसे आरोपित कारजैकिंग के लिए चार्ज नहीं किया था क्योंकि वे मार्गरेट की हत्या की गंभीरता को कमजोर नहीं करना चाहते थे। जून 2018 में उसकी सुनवाई हुई और उसने पहले इनकार किया, लेकिन जब उसके सेल फोन के सबूत को दबाने की याचिका स्वीकृत हो गई तो उसे नवंबर 2018 में दोषी पाया गया। उसे उसकी सजा सुनाई गई, जिसमें उसने अपने पुलिस इंटरव्यू में बताया कि मैंने जो किया मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ और मैं हमेशा शर्म में रहूँगा। उसने कभी भी मार्गरेट को एक वास्तविक व्यक्ति के रूप में नहीं स्वीकारा और केवल उसके किए गए अपराधों के बारे में बात की। जज ने उसके बहानों को नहीं माना और चूंकि वह हत्या के समय 18 साल का था इसलिए उसे मौत की सज़ा नहीं मिली, लेकिन गेविन को बिना पेरोल के जीवन की सज़ा सुनाई गई। 2021 में ओहायो सीनेट बिल 256 पारित हुआ, जिसने किशोरों को बिना पेरोल के जीवन की सज़ा देने पर रोक लगा दी थी, जिसमें गेविन को 25 साल बाद 2043 में पेरोल के लिए अपील करने की संभावना मिलती है। मार्गरेट के परिवार ने इस संभावना के खिलाफ मजबूती से विरोध भी किया। उसकी बड़ी भतीजी ने लिखा, कुछ अपराधी ऐसे होते हैं जिन्हें सुधारा नहीं जा सकता। गेविन उनमें से ही एक है। कानून को गेविन जैसे व्यक्तियों को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल संशोधित करने की आवश्यकता है, जिन्होंने अपनी बुराई को दबाया है। ऐसा बुराई जो सुधार या पुनर्वास के योग्य नहीं है। वर्तमान कानून के तहत गेविन को कम से कम 2043 तक जेल में रहना होगा। इस भयानक कहानी के बारे में आप क्या सोचते हो? क्या गेविन को पैरोल मिलनी चाहिए? नीचे टिप्पणी में लिखें।